ठीक है, तो इसको नीचे से हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे ये क्या होगा, अपने वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ये वेपर बनाएगा। तो ये क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, वेपर एस्केप नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो लिक्विड जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ये वेपर क्या करेगा, ये वेपर अब गैसियस फेज है। तो ये वेपर गैसियस फेज वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वेपर फेज में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो सारा इस कंटेनर के वॉल्स पे क्या करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर, वही प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। तो मान लो एट इक्विलिब्रियम के एक ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि ऊपर से यहाँ देखो एक एक्सटर्नल प्रेशर भी लग रहा होगा, ठीक है, पी एक्सटर्नल ये ऊपर से लग रहा है। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर ऊपर से लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये दोनों प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, या फिर हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट कब स्टेब्लिश होगा, जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, इन दोनों फेज के बीच में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये जो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो गैसेस फेज में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ देखोगे ये सारा क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये कंटेनर के वॉल से स्टिक करते जाएगा, और स्टिक करेगा तो धीरे धीरे मान लो हीट करना बंद करोगे, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसके ड्रॉपलेट्स यहाँ पे फॉर्म होते जाएंगे और वापस वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। होगा ना, जब हीट करना हम लोग बंद कर देंगे, तो ये गैसेस ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट कर जाएगा, और कंडेंस होके वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों फेज आपस में इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ये इक्वल टू क्या हो जाए, रेट ऑफ कंडेंसेशन। कि दोनों का रेट अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, ये दोनों फेज आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए। मतलब कौन कौन से दो फेज की बात कर रहे हैं हम लोग, लिक्विड फेज और गैसियस फेज। तो ये दोनों फेज आपस में इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर वही हुआ जो यहाँ पे प्रेशर हम लोग एग्जर्ट कर रहे हैं। सॉरी, एक मिनट, एक मिनट रुको तो। हेलो। आवाज आ रहा है क्या? हेलो। यस सर। चलो देखो, तो यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर एक टर्म आ रहा है। तो वेपर प्रेशर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे अगर मान लो कोई भी लिक्विड को अगर हम लोग हीट किए, तो लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो उसके वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे उस कंटेनर के वॉल्स पे, तो उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे एक टर्म आता है, जब मान लो किसी भी लिक्विड को हीट करोगे, तो हीट करने पे एक फिनोमिनन होता है, बॉइलिंग होता है। तो बॉइलिंग हम लोग कब बोलते हैं, तो बॉइलिंग इससे से रिलेटेड है कि कोई भी लिक्विड, मान लो कोई भी लिक्विड है उसको हीट करते जा रहे हैं, तो वो कब बोलेंगे कि वो बॉईल करना स्टार्ट कर दिया है। तो बॉइलिंग पे क्या होगा कि जैसे मान लो हम लोग उसको हीट करते जा रहे हैं, जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है, तो जैसे जैसे ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे मान लो किसी टेम्परेचर टी पे उसका वेपर प्रेशर, ठीक है, इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर हो जाए, वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर अगर इक्वल हो जाए,
तो उसी टेम्परेचर को हम लोग बोल देते हैं कि उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जिस टेम्परेचर पे बराबर हो जाएगा उसी टेम्परेचर को हम लोग ये क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। उस लिक्विड का वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है ना, कि कौन से टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल करेगा, तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, उस कंडीशन क्या होना चाहिए, उस लिक्विड का जो वेपर कन्वर्ट हो रहा है उसका वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर होगा, तो ही उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। यस सर। बिना माइक्रोफोन का बोल रहे हो क्या? तो ये सिर्फ बोलो। कंटेनर में होता है कि क्या क्लोज चीज? कंटेनर में? हाँ, तो क्लोज्ड कंटेनर इक्विलिब्रियम तो ये स्टैब्लिश, फिर और क्लोज में होता है कि ओपन में? ओपन में कैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा? तो ओपन में ओपन अगर में भी हीट तो करोगे तो वो वेपर। होता है ना? क्या ओपन में होता है? जब पानी को हम ओपनली खौलाए तो वो तो खौलता है ना। वो तो वेपर में तो कन्वर्ट होगा ही, जब तक उसको बंद नहीं करोगे तो वो वेपर निकलते जाएगा ना बाहर। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा ना वहां पे। इक्विलिब्रियम के लिए वो तो पहले ही कंडीशन बताया ना तुम लोगों को, इक्विलिब्रियम के लिए क्लोज कंटेनर जरूरी है, क्योंकि यहाँ लिक्विड और वेपर फेज आपस में, लिक्विड और गैसियस फेज मतलब वेपर फेज आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो क्लोज कंटेनर नहीं रखोगे तो वो तो वेपर बन के बाहर निकल जाएगा ना। हम चलो अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। ये जो वेपर प्रेशर अभी हम पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो इसका पहला जो फैक्टर होता है, नेचर ऑफ द लिक्विड। जब हम लोग नेचर ऑफ गैस पढ़े थे, जैसे कौन सा गैस ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो वहां पे हम लोग देखे थे कि इजिली लिक्विड गैसेस को ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, या फिर वैसे गैस किस लिक्विड का, किस टाइप के लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब वेपर में जाने का उसका टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि लिक्विड्स जिसका कि अपने आपस के मॉलिक्यूल्स में जितना कम इंटरैक्शन हो, तो जितना कम इंटरैक्शन होगा उसका वेपर में जाने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आसानी से वो बॉन्ड टूट के वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपस में ही, अगर वैसा लिक्विड कोई ले लो, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में ही अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो वो वेपर फेज में आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, तो वेपर में कन्वर्ट आसानी से नहीं होगा। तो इसलिए उस टाइप के लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, वो कम होगा एज कंपेयर टू अदर लिक्विड्स। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि लिक्विड्स हैविंग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। तो किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होगा, तो बताओ इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? कम वेपर होगा। प्रेशर कम होगा, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग लोअर वेपर प्रेशर। और जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन अगर वीक होगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए H2O एक लिक्विड है, और CH3COH एसिड, सॉरी CH3CHO, ठीक है। तो इन दोनों में अगर तुमसे पूछा जाए
कि किस कंपाउंड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सेम टेम्परेचर पे, अगर हम लोग बात करें एट सेम टेम्परेचर, बताओ तो। इथेनॉल। तो ये हो गया अल्डिहाइड है, 2 कार्बन का अल्डिहाइड इथेनॉल है, ठीक है। और H2O है, तो H2O में हमको पता है कि H बॉन्डिंग होता है, और इथेनॉल में कौन सा बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में? डाइपोल वॉन डेर वाल्स इंटरैक्शन होगा। प्रोसेस होगा। डाइपोल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड ऐसे यस जाएगा। सर। तो यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव डाइपोल आएगा, डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल इंटरैक्शन है यहाँ पे। तो अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो दोनों वंडरवॉल फोर्स का ही एग्जांपल है, बट इसमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? एच बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर, मतलब वैसे मॉलिक्यूल्स जिसका इंटरैक्शन आपस में स्ट्रॉन्ग होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो सेम टेम्परेचर पे पूछा गया तो वेपर प्रेशर इथेनॉल का क्या होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया नेचर ऑफ द लिक्विड, तो इस पे डिपेंड करता है। इसमें दूसरा चीज है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? तो टेम्परेचर को इफेक्ट करने के लिए यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अब इसको रिलेट किया जाता है, एक इक्वेशन है यूज करते हैं हम लोग। ये इक्वेशन होता है log P2/P1 is equal to डेल्टा H by 2.303 R, ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T। तो इस रिलेशन के थ्रू ये रिलेटेड है, ठीक है। और जब भी किसी को हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा H जो होता है ना ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो डेल्टा H का वैल्यू इस केस में पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। इफ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब जो फाइनल टेम्परेचर है T2 वो T1 बढ़ेगा। से ग्रेटर है, तो अगर डेल्टा H पॉजिटिव है और टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहाँ देखो T2 ग्रेटर देन T1 अगर हो गया तो इधर पूरा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि P2 विल बी ग्रेटर देन P1। तो P2 अगर P1 से ग्रेटर है मतलब वेपर प्रेशर, ये P जो है वही प्रेशर को डिनोट कर रहा है, वेपर प्रेशर को। तो P2 अगर ग्रेटर देन P1 हो गया मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये इस रिलेशन के थ्रू ये रिलेटेड है। तो सेकंड हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है। तीसरा चीज होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होगा, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये भी चीज है। क्योंकि किसी भी लिक्विड का तुम सरफेस एरिया अगर बढ़ाओगे तो जैसे इवापोरेशन बढ़ता था ना, सरफेस एरिया बढ़ाने से ज्यादा वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसी तरह यहाँ भी चीज है कि किसी भी लिक्विड का मान लो पहले सरफेस एरिया कम था, मतलब सेम टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं हम लोग, सरफेस एरिया कम रखो, जैसे एक का सरफेस एरिया इतना रखते हैं, इतने सरफेस से वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, एक का सरफेस एरिया बढ़ा दिए, तो किस केस में ज्यादा वेपर बनेगा अगर सेम टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो? सरफेस, दूसरे वाले में। दूसरे वाले में जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा जितना उतना ज्यादा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जितना ज्यादा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा उतना इंक्रीज करेगा। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो ये 3 फैक्टर होगा, ठीक है। हाँ एक और चीज है कि अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी अगर आ जाए, उस लिक्विड में अगर कोई इम्प्योरिटी आ जाएगा, इम्प्योर लिक्विड ले लोगे तो जितना ज्यादा इम्प्योरिटी आएगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा, समझ रहे हो। अगर मान लो उस लिक्विड में कोई ऐसा हम लोग इम्प्योरिटी डाल दिए जो वॉलेटाइल नहीं है, ठीक है, कोई सॉलिड इम्प्योरिटी डाल दिए जो वॉलेटाइल नहीं है, तो सॉलिड इम्प्योरिटी डालने से क्या होगा, वो
उसका वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, या इफेक्ट उतना ही रहेगा वेपर प्रेशर? बताओ, बोलो। अगर कोई इम्प्योर लिक्विड ले लिया, और इम्प्योरिटी किसकी वजह से है? वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लिया, मतलब वो वॉलेटाइल नहीं है, मतलब वेपर फेज में वो नहीं जा सकता है, वैसा हम लोग कुछ उसमें सब्सटेंस डाल दिए, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा या घटेगा, या फिर सेम रहेगा? बताओ, अगर प्योर लिक्विड से कंपेयर करेंगे तो। तो क्वांटिटी सेम है दोनों का, इम्प्योर लिक्विड और प्योर लिक्विड दोनों का? क्वांटिटी सेम है, लेकिन एक एक प्योर है, दूसरे में हम लोग नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी डाल दिए। तो बताओ, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, प्योर लिक्विड का या इम्प्योरिटी वाले का? प्योर लिक्विड का। प्योर लिक्विड, क्योंकि अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मान लो डाल दिए उसमें हम लोग, तो वो क्या करेगा, वो सरफेस पे आएगा ना, सरफेस पे तो उसका, जैसे मान लो ये पूरे सरफेस से अभी बॉयल हो रहा था, सॉरी, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये प्योर था अभी। अब इम्प्योरिटी वाले में क्या है, सेम ही सरफेस एरिया ले रहा है, सरफेस एरिया चेंज नहीं कर रहे हैं। इम्प्योरिटी वाले में क्या होगा कि अब यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटी वाले का भी तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर रहेगा ना सरफेस पे, समझ रहे हो? सर, लिक्विड का तो मॉलिक्यूल्स है ही यहाँ पे, लेकिन उसके साथ इम्प्योरिटी भी तो मिक्स्ड है, तो ये क्या होगा, अब वो इम्प्योरिटी जो है, इम्प्योर इम्प्योर वाला जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है, मतलब वो वॉलेटाइल नहीं है, वो वेपर में नहीं जा सकता है, तो वो वेपर में नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट होने से तो रोकेगा, क्योंकि वो जहाँ पे उसके मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे वो तो हिंडर करेगा ना, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा या नहीं, वेपर में कन्वर्ट करने होने पे? बोलो। यस सर। तो इसकी वजह से अब कम मॉलिक्यूल्स, कम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में जाएंगे, तो कम जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड will always be greater than the vapor pressure of its solution with a non volatile solute। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये रिलेटेड था। हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट कर रहे हैं। इसी में एक लॉ पढ़ते हैं हम लोग, राउल्ट्स लॉ, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में डिस्कस किया था। राउल्ट्स एक साइंटिस्ट का नेम है, तो अपना एक स्टेटमेंट दिया था, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ का एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, हेलो, नहीं नहीं, हम बाहर हैं, हम बात करते हैं बाद में। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? यस सर। तुम्हारा आवाज अभी अजीब क्यों आ रहा है? यस सर, आ रहा है। चलो, the statement है the partial vapor pressure of any volatile constituent of a solution। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक है,
लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, तो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, वो दोनों लिक्विड्स आपस में मिसिबल है, at a given temperature is equal to the product of vapor pressure of pure constituent and its mole fraction in the solution, ठीक है, यह स्टेटमेंट है। अब तक एक्चुअली क्या बोला जा रहा है इसमें कि दो मिसिबल लिक्विड्स मान लेते हैं, दो या दो से ज्यादा कुछ भी है, तो दो मिसिबल लिक्विड्स हम लोग कंसिडर करते हैं, तो उसमें बोला गया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट, तो किसी एक वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट, क्योंकि दोनों लिक्विड ही हैं तो ऑब्वियसली वॉलेटाइल ही होंगे दोनों, तो किसी एक वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट का पार्शियल वेपर प्रेशर अगर होगा, क्योंकि दोनों वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो दोनों वेपर में कन्वर्ट होंगे तो दोनों का अलग अलग प्रेशर होगा, तो वहां पे हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। लिक्विड ए और लिक्विड बी अगर दो एज्यूम करें हम लोग, तो लिक्विड ए का जो प्रेशर होगा उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर ए का बोलेंगे, और दूसरे लिक्विड की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर बी हो गया। तो बोला जा रहा है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट at a given temperature is equal to the product of vapor pressure of pure constituent and its mole fraction in the solution। तो जैसे मान लो लिक्विड ऐसे करके लिया, लिक्विड ए और बी, ए और बी का मिला के है यहाँ पे मिक्सचर, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर चले तो पार्शियल प्रेशर ए का, ठीक है, पार्शियल प्रेशर मतलब वेपर में जो कन्वर्ट हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर ए का that will be equal to प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया पी ए नॉट, मतलब इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंस्टिट्यूएंट, कि अगर मान लेते हैं कि अगर सिर्फ ए ही होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए और बी दो लिक्विड हैं, इन दोनों का मिक्सचर लिए हैं, तो इन दोनों का मिक्सचर लिए हैं, तो यहाँ पे उस मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर ए का किसके इक्वल होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, मतलब प्योर कंपोनेंट अगर सिर्फ ए रहता तो उसकी वजह से जो प्रेशर होता, तो पी ए नॉट से इसको डिनोट कर रहे हैं, इनटू अब उस मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, तो इनटू एक्स ए लिख दिए, तो ये इसका मतलब वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह पार्शियल प्रेशर अगर बी का लिखना है हमको, तो उस मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का मतलब बी कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, तो डेट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पीबी नॉट, मतलब पीबी नॉट क्या हुआ, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी हो गया, अगर सिर्फ बी लिक्विड हम लोग लेते हैं तो वो जो वेपर में कन्वर्ट होता है उसी टेम्परेचर पे, तो उस समय जो टोटल वेपर एक्सर्ट होता है उसको पीबी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनटू इनटू क्या करोगे ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, समझ रहे हो ना ये, हेलो, यस सर। तो ये इसका राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे वेपर फेज में जैसे ही जाएगा, तो वेपर फेज में ए का भी वेपर है बी का भी वेपर है, मतलब उसको गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस अवेलेबल है, तो ये तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आ गया, ये फ्रॉम राउल्ट्स लॉ है, लेकिन अगर वेपर में बात करें हम लोग ए और बी वेपर फेज में अगर हैं, तो वहां पे वेपर फेज में अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं तो वहां पे हम लोग डाल्टन्स लॉ यूज कर सकते हैं, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर,
बोलो। तो डाल्टन्स लॉ अगर अप्लाई करोगे तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए बताओ। टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग? वेपर पार्शियल, प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो उसको बोल सकते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये टोटल वेपर प्रेशर देगा। तो इसी को हम लोग पी टोटल से डिनोट कर दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी ए को हम लोग पुट कर दिए, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी को हम लोग पुट किए, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और ये पी टी पी टोटल है। तो यहाँ से देखो अब एक और रिलेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है तो इन दोनों का मोल फ्रैक्शन जो होगा ये हमेशा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा भी कंपोनेंट आता तो सबका मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो उसमें तो हमेशा इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर सकते हैं पी ए नॉट, अब किसी को रिप्लेस कर दो, एक्स ए के जगह हम लोग पुट कर दिए 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, प्लस ये हो गया पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो ये पी ए नॉट अलग हो गया, एक्स बी कॉमन ले लेते हैं तो प्लस एक्स बी, और यहाँ पे क्या बच गया पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ये पी टोटल हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग रिलेशन यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग तीसरा आराम से तो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को हम लोग यूज करके निकाले हैं। ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर हो गया। टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर अगर निकालना है तो अगर हमको पी ए नॉट और पी बी नॉट का वैल्यू पता है और किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लो, इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो, नो सर। चलो, तो ये चीज समझ में अगर आ गया तो यहाँ पे इसको हम लोग देखो एक ग्राफ के थ्रू इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे y एक्सेस पे हम लोग ले रहे हैं, ये है वेपर प्रेशर, लिख लो इधर, और यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं x एक्सेस पे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कि इस रिएक्शन कंटेनर के इस एंड पे मोल फ्रैक्शन सिर्फ A का मोल फ्रैक्शन 1 है और यहाँ पे B का मोल फ्रैक्शन 0 है, और इस एंड पे ले रहे हैं जैसे जैसे इधर मूव करते जा रहे हैं A का कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे A का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 0 और B का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1। तो मतलब इस एंड पे A का 0 है, B का 1 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या है B अवेलेबल है और यहाँ पे सिर्फ A अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर सिर्फ A अवेलेबल है तो यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर लग रहा होगा वो A की वजह से होगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग मार्क करें ये पी ए नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पी ए नॉट यही था ना जो प्योरली उस प्योर लिक्विड की वजह से हो, तो पी ए नॉट उसका वेपर प्रेशर। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें
ये पीबी नॉट, क्योंकि अभी हमको इन दोनों लिक्विड का नेचर नहीं पता है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा। तो किसी एक को कम ज्यादा कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि नेचर ऑफ द लिक्विड पे वो डिपेंड करता है। तो पीवी नॉट हम लोग उससे ज्यादा एज्यूम कर लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, तुम उसको भी ऊपर ले सकते हो। ठीक है, तो ये पीवी नॉट हो गया। अब ये ग्राफ का नेचर तुमको डिपिक्ट करना है। तो अब देखो, जैसे ही हम लोग इधर मूव करेंगे, तो ये वाला जैसे देखो, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करो, ठीक है, देखना ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा या नहीं। ये देखो, ये वाला जो लाइन है, ये किसको डिनोट कर रहा है बताओ। जैसे जैसे हम लोग देखो, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी का 0 है, तो जैसे जैसे हम लोग इधर मूव करते जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो मोल फ्रैक्शन बी का इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बी का इंक्रीज होगा, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी तो बढ़ेगा, क्योंकि पी बी इज इक्वल टू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज करेगा, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा लीनियरली। लीनियर ग्राफ होगा या नहीं। Yes, sir. तो ये वाला लाइन जो है, ये डिनोट कर रहा है पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। उसके बाद ये वाला लाइन बताओ, ये जो है डिक्रीजिंग लाइन, ये किसको डिनोट कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का 1 था, अब जैसे ही हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन घट रहा है, इसका मतलब, और वो डिक्रीजिंग स्लोप भी है। तो पी ए इज इक्वल टू, ये वही चीज है, पी ए नॉट इंटू एक्स है ये। तो मोल फ्रैक्शन ए का अगर घटेगा, तो उसका पार्शियल प्रेशर, सॉरी, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे जाके बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का 0 हो गया। और यहाँ भी देखो, मोल फ्रैक्शन बी का, यहाँ सॉरी, मोल फ्रैक्शन बी का 0 है, तो इसलिए वहां भी वो 0 हो गया है। 0 से ही स्टार्ट हुआ है ग्राफ, ठीक है। Yes, sir. अब ये बताना, अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे, तो ये दोनों पॉइंट जो है, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे, ये क्या करेगा, ये वाला लाइन जो है, ये तुम्हारा टोटल प्रेशर पीटी को डिनोट करेगा। पीटी मतलब पी ए नो इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो ये टोटल, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, हेलो, यस सर। यहाँ तक क्लियर है, बोलो, ये ड्रॉ कर लिए ग्राफ। No, sir. चलो देखो जल्दी। ठीक है सर। चलो अब देखो, यहाँ आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो होता है ना, ये दो टाइप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, मतलब सारे टेम्परेचर पे अगर वो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है और सारे कंसेंट्रेशन पे ओबे कर रहा है, तो उस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे
आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो पहले आइडियल देखते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं? कि वैसा सॉल्यूशन which obeys Raoult's law at all temperature and concentration, ठीक है, is called ideal solution। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन है। तो इसके बहुत सारे कंडीशंस भी होते हैं। जैसे मान लो आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जैसे ये है, तो पहला कंडीशन ये लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। तो दो कंपोनेंट है ना यहाँ पे, ए और बी। तो मान लेते हैं ए और ए है एक कंपोनेंट, एक लिक्विड, और दूसरा बी और बी है। इस टाइप का है, मतलब इन दोनों के बीच में पहले तो सेपरेट ही होंगे। अब ये दोनों जैसे ही इसमें कन्वर्ट होगा, दोनों को जैसे ही मिक्स करोगे, सॉल्यूशन बनाओगे, तो सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या होगा? ये ए बी टाइप का आपस में इंटरमिक्सिंग भी तो होगा उनके मॉलिक्यूल्स का। तो ए बी टाइप का कुछ बना सीन। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन अगर हम लोग बोल रहे हैं, मतलब वो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है, मतलब सारे टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे। तो आइडियल सॉल्यूशन में ये क्या होगा कि सारे इंटरैक्शंस यहाँ पे सेम होते हैं, मतलब ए और ए का इंटरैक्शन जैसा है इज इक्वल टू बी और बी के बीच का इंटरैक्शन, ठीक है, और यही इंटरैक्शन जो है इक्वल टू ए और बी के बीच का इंटरैक्शन। तीनों इंटरैक्शन यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि ये इंटरैक्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। तो ए का इंटरैक्शन जैसा था, उसी तरह बी और बी के बीच में भी इंटरैक्शन वैसा ही होगा। और ए और बी जब आपस में कंबाइन करेंगे, जब उनका सोल्यूशन बना लोगे, तो उसमें ए और बी के बीच का जो इंटरैक्शन होगा वो भी इक्वल टू, तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये अज्यूम किया जाता है आइडियल सॉल्यूशन के केस में। तो एक चीज ये हुआ। सो दूसरा पॉइंट है कि अगर इंटरैक्शन सेम है, तो इंटरैक्शन सेम है तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी जो होता है ना, यहाँ पे हम लोग ऐसा निकालते हैं, बॉन्ड एनर्जी के टर्म में होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा यूज है यहाँ पे। तो डेल्टा एच अगर हम लोग बॉन्ड एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से, बॉन्ड एनर्जी वाले टर्म से अगर निकालते हैं डेल्टा एच, तो इसका यूज करते हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है बताओ तो? रिएक्टेंट ए और ए है, तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट्स का प्लस बॉन्ड एनर्जी बी और बी। तो ये दोनों रिएक्टेंट थे, और इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट का। तो 2 टाइम्स बी हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये है बी क्या डिनोट कर रहा है, ये बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये अप्लाई करते हैं हम लोग। तो ये चीज है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड एनर्जी का वैल्यूज पुट करोगे, तो यहाँ पे एक्चुअली इंटरैक्शन सेम है, सारे इंटरैक्शंस बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो इसका मतलब उनका बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि इंटरैक्शन अगर सेम है, इसका मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड एनर्जी ही तो बराबर है ना उनके बीच का, बॉन्ड का सारा कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, ठीक है। समझ रहे हो? सर तो अगर बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो इन दोनों का बॉन्ड एनर्जी अगर सेम है, तो क्या करोगे, ए और ए प्लस बी और बी, इनका इंटरेक्शन सेम है, तो ये दो मॉलिक्यूल्स इसका और दो मॉलिक्यूल्स इसका, तो आपस में ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में है और इधर दोनों माइनस में है। तो प्लस इंटू माइनस दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा एच जो चेंज इन एंथैल्पी, पूरे मिक्सचर का जो चेंज इन एंथैल्पी होगा, ये इक्वल टू 0 होगा। तो मिक्स दोनों लिक्विड सॉल्यूशन को अगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है, तो उसका चेंज इन एंथैल्पी 0 होगा, उसमें कोई भी एंथैल्पी का चेंज नहीं होगा। तीसरा हम लोग ये चीज अज्यूम करते हैं
डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर मतलब दो लिक्विड को अगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं, मान लो एक लिक्विड का 5 ml लिए थे, दूसरे लिक्विड का 10 ml, उनको मिक्स किए तो लिक्विड मिलने के बाद उन दोनों का सम हो गया, मतलब वहां पे कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। डेल्टा वी का मतलब कि वहां पे मिक्स करने के बाद वॉल्यूम ना तो बढ़ा ना ही घटा, तो वॉल्यूम का चेंज जो है ना वो इक्वल टू दोनों का सम के बराबर ही है। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर में चेंज, ये डेल्टा क्या डिनोट कर रहा है, चेंज, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर वो भी इक्वल टू 0 है। समझ रहे हो, मतलब मिक्सिंग करने के बाद वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया। तो 10 + 5 अगर लिए थे तो वो मिक्सचर का वॉल्यूम 15 ml ही है। ठीक है, तो तीसरा ये चीज हो गया। फोर्थ, डेल्टा एस, ठीक है, ये डेल्टा एस एंट्रोपी होता है। तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर क्या होगा बताओ। तो ये एंट्रोपी मतलब ये रैंडमनेस को डिनोट करता है, ठीक है। एंट्रोपी एस जो है ना, ये रैंडमनेस को डिनोट कर रहा है। तो मान लो दो लिक्विड अभी अलग अलग था, एक लिक्विड ए है, लिक्विड बी है। अब जैसे ही उन दोनों लिक्विड को मिक्स कर दोगे, ए और बी, ए बी बन जाएगा। तो उसका रैंडमनेस बढ़ रहा है या घट रहा है बताओ, या बढ़ रहा है। रैंडमनेस। हाँ, क्योंकि जब भी मिक्सिंग होता है, जैसे गैसेस गैसेस में देखते हो डिफ्यूजन होता है, दो गैस के मॉलिक्यूल्स को मिक्स करोगे तो आपस में डिफ्यूज होते हैं। तो डिफ्यूजन होने से क्या होगा, उसके रैंडमनेस में इंक्रीमेंट होगा। उसी तरह यहाँ भी है कि दो लिक्विड को अगर मिक्स कर रहे हो, तो इनिशियली ए और बी अलग अलग था, अगर उन दोनों को मिक्स कर दे तो ऑब्वियसली उन दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होगा, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वहां पे क्या होगा कि रैंडमनेस बढ़ेगा। तो रैंडमनेस अगर इंक्रीज होगा तो वही डेल्टा एस जो है ये रैंडमनेस को डिनोट करता है। एंट्रोपी जो है वो रैंडमनेस से आता है। तो यहाँ पे डेल्टा एस हम लोग चेंज इन एंट्रोपी निकालना चाह रहे हैं। तो पहले जितना रैंडमनेस था और मिक्सिंग के बाद जो रैंडमनेस होगा, तो उन दोनों में डिफरेंस आ गया, मतलब मिक्सिंग करने के बाद इसका रैंडमनेस बढ़ गया। तो इसलिए डेल्टा एस का वैल्यू जो है ये इंक्रीज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रैंडमनेस इंक्रीजेस। ठीक है, तो रैंडमनेस बढ़ गया। अब यहाँ पे एक और टर्म है डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स अभी तो तुम लोग पढ़े नहीं हो, वहां पे एक रिलेशन होता है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये चेंज इन एंथैल्पी है, और ये चेंज इन एंट्रोपी है, और टी जो है ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो तुम लोग को ये बताए भी थे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसका गिब्स फ्री एनर्जी का डेल्टा जी का वैल्यू कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0। और कोई भी रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ये स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो देखो क्या होगा, हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा एस का हमको साइन पता है, क्योंकि डेल्टा एच यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो डेल्टा एच 0 है, चलो, माइनस टी, टेम्परेचर तो कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, और डेल्टा एस जो है ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो बताओ, ये अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओवरऑल इधर क्या होगा, पॉजिटिव इंटू ये भी पॉजिटिव ही है, और आगे माइनस साइन है, तो ये नेगेटिव होगा, और 0 में कोई नेगेटिव वैल्यू, तो इसका ओवरऑल क्या होने वाला है, डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होने वाला है। बोलो, तो डेल्टा जी मतलब क्या यस होगा, सर। लेस देन, तो लेस देन 0 होगा। तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर जो होगा ये हमेशा इस केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में, लेस देन 0। तो लेस देन 0 है, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड कंडीशंस हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये सारा चीज थर्मोडायनेमिक्स का कैसे रिलेट करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को आइडियल सॉल्यूशन से, तो ये है। तब आइडियल सॉल्यूशन के कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब कौन कौन से सॉल्यूशंस आइडियल होंगे।
तो एग्जांपल्स हैं कुछ कुछ, जैसे देखो बेंजीन प्लस टॉलिन, ये एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। हेक्सेन प्लस हेप्टेन, ठीक है। तो जनरली देखोगे आइडियल सॉल्यूशन कि वहां पे दो नॉन पोलर सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं जनरली, ठीक है, या फिर दो पोलर को, मतलब जनरली हम लोग बात करते हैं कि दो जो सब्सटेंस लिए हैं या जो दो लिक्विड लिए हैं हम लोग, उसका नेचर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो जैसे बेंजीन और टॉलिन है, हेक्सेन हेप्टेन है, ठीक है। तो इन दोनों का पोलैरिटी में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो ये सारे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हो गए। तो जैसे मान लो किसी एक ए और बी है ना दो, तो ए और बी में कोई एक सॉल्यूट होगा, कोई एक सॉल्वेंट होगा। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि वैसे टाइप के सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर जो होगा ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तब हम यहाँ पे लिख सकते हो जनरली, क्योंकि सारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सिमिलर। ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। देख लो इसमें कोई डाउट है आइडियल सॉल्यूशन में। तो ये आइडियल सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, मतलब सारे टेम्परेचर और सारे कॉन्सेंट्रेशन पे अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सभी टेम्परेचर पे, तभी उसको, मतलब ये ग्राफ उसका ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ अगर बोला जाए, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ ही तो हम लोग ये ग्राफ प्लॉट किए हैं, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है तुम लोगों को, क्वेश्चन है an aqueous solution containing 28% by mass of a liquid A और इसका molar mass equal to 140 has a vapor pressure of 160 mm at 37 degrees Celsius. Find the vapor pressure of pure liquid A। चलो, प्योर लिक्विड ए का निकालना है और ये चीज दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस इज 150 mm, ठीक है। ये एच जी के फॉर्म में है। चलो करो तो।
हो गया? टू 255 mm. 255 mm नहीं, थ्री 360 mm. 360 mm। हो गया? बताना है क्या? हेलो, बताना है ये क्वेश्चन? नो सर, आ गया। 360 mm है आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो 28% एक एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली एक कंपोनेंट क्या है, वाटर है, दूसरा कंपोनेंट लिक्विड ए है। तो टोटल तो दिया हुआ है वेपर प्रेशर, पीटी का वैल्यू दिया हुआ है, तो वही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लोगे। पीटी इज इक्वल टू क्या है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो यहाँ वाटर का तो वेपर प्रेशर दिया हुआ है 150, तो वाटर को अगर बी मान लो तो पीबी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन हमको फाइंड आउट करना है और पीटी दिया हुआ है, और यहाँ पे पी ए नॉट हमको कैलकुलेट करना है, प्योर लिक्विड ए का निकालना है। तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तुमको ये टर्म दे दिया 28%। उस सॉल्यूशन में 28% बाय मास है। तो अगर सॉल्यूशन का मास टोटल 100 ले लोगे तो उसमें 28 ग्राम जो है वो ए है, तो ए का वहां से तो मोल्स निकाल लोगे। 28 बाय मोलर मास इसका 140 दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो वाटर है, तो वाटर का मास कितना हो जाएगा, अगर टोटल 100 लिए हो तो उसमें 28 माइनस कर दो 72, और वाटर का तो 18 पता ही है। तो यहाँ से मोल आ गया दोनों का, मोल फ्रैक्शन तो कैलकुलेट कर ही लोगे। ठीक है, तो आंसर ये पी ए नॉट ही निकालना था। पी ए नॉट का आंसर क्या है, 360 mm। आ गया है ना सबका? यस सर। 360 mm। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन। अब जैसे देखो डाल्टन्स लॉ और वेपर, ये डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे वेपर फेज में अगर हम लोग कंसिडर करें तो। राउल्ट्स लॉ, कंपोजिशन इन वेपर फेज हम लोग देख रहे हैं, वेपर फेज में कैसे राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को हम लोग रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये है कंपोजिशन इन वेपर फेज। क्योंकि राउल्ट्स लॉ हम लोग अप्लाई कहाँ पे करते हैं, राउल्ट्स लॉ तो सॉल्यूशन फेज के लिए अप्लाई होता है ना, समझ रहे हो? राउल्ट्स लॉ में मोल फ्रैक्शन जो आता है उसका, वो मोल फ्रैक्शन किस में होना चाहिए, सॉल्यूशन में होना चाहिए। लेकिन
जब हम लोग डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो डाल्टन्स लॉ तो सिंपली हम लोग वो सॉल्यूशन से तो उसका कोई लेना देना है नहीं, वो तो टिपिकली बात करेगा किस में, वेपर फेज के लिए ही बात करेगा। तो हम लोग कंपोजिशन देखना चाह रहे हैं, कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो इसमें राउल्ट्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग वो देखना है। वर्सेस राउल्ट्स लॉ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो लिक्विड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो लिक्विड में राउल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग, और यहाँ पे उसी का वेपर फेज कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो लिक्विड अगर ए ले लिया हम लोग, तो ए लिक्विड का मान लेते हैं, उसका मोल फ्रैक्शन जो है लिक्विड में एक्स ए से डिनोट कर रहे हैं, और बी का मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड में होगा वो एक्स बी से डिनोट कर रहे हैं। वेपर में जैसे ही ये दोनों कन्वर्ट होगा, तो वेपर में तो मोल फ्रैक्शन दोनों का जितना लिक्विड में वो अलग अलग होगा ना, क्योंकि वेपर में मोल फ्रैक्शन कुछ डिफरेंट होगा। तो ए का मोल फ्रैक्शन हम लोग वेपर में अज्यूम कर रहे हैं वाई ए, और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर में वाई बी। समझ रहे हो ना? ये ए का यस सर। वेपर फेज में है, ये बी का वेपर फेज में है, तो दोनों डिफरेंट होगा। तो ये वाई ए जो है ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है, और वाई बी जो है ये बी का वेपर फेज में है। और इन दोनों का पार्शियल प्रेशर जो होगा या वेपर प्रेशर जो होगा, ये पी ए से डिनोट कर रहा है, और इसका वेपर प्रेशर पी बी से डिनोट कर रहा है। अब राउल्ट्स लॉ अप्लाई करोगे यूजिंग राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ अप्लाई करने पे क्या होगा, राउल्ट्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। ये राउल्ट्स लॉ है। अब डाल्टन्स लॉ अगर हम लोग अप्लाई करें, और यहाँ से पीटी भी लिख सकते हैं हम लोग, पीटी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। अब डाल्टन्स लॉ अगर हम लोग अप्लाई करें यूजिंग डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ वेपर फेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो वेपर फेज के लिए अगर डाल्टन्स लॉ अप्लाई करोगे, ये क्या होना चाहिए, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर अगर ए का हम लोग लिखना चाहें, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर ए इन द वेपर फेज इनटू क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर होगा ये, बताओ। हेलो, यस सर। होगा ना, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ए का अगर लिखोगे तो उस पार्शियल प्रेशर पी ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज कितना, वाई ए, और इनटू टोटल प्रेशर, तो ये पीटी है, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर तो हमको पता है, और पीए भी पता है, तो यहाँ से हम लोग देखो ये एक्चुअली, और इसी तरह अगर पीवी लिखना चाहें तो पीवी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब एक्चुअली हम लोग यहाँ पे रिलेट करना चाह रहे हैं, तो पीए की जगह पे वो ले आते हैं हम लोग, यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ से पीए वाला टर्म इधर से ले आओ, पीए को लिख सकते हैं हम लोग पीए नॉट इंटू एक्स से, ठीक है, और डेट इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वाई ए आ जाएगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स से बाय पी टी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पी बी नॉट की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं, पी बी की जगह पी बी नॉट इंटू एक्स बी वाई बी इंटू पी टी। यहाँ से वाई बी आ जाएगा हमारा पी बी नॉट इंटू एक्स बी बाय पी टोटल, ठीक है। और यहाँ पे पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी।
ठीक है। एक्चुअली जो यहाँ पे हम रिलेट करना चाह रहे थे, यहाँ से देखो, क्योंकि हमको पता है कि दोनों से कर सकते हो, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 और वाई ए प्लस वाई बी, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है ना दोनों में, वेपर फेज में भी और सॉल्यूशन फेज में भी कंपोनेंट तो दो ही है। तो उनका मोल फ्रैक्शन, अगर जब भी मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो मोल फ्रैक्शन का सम करने पे हमेशा क्या आएगा, इक्वल टू 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसका रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे, यहाँ से एक्स ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा P इंटू वाई ए, ठीक है, टोटल प्रेशर पी टी इंटू वाई ए बाय पी ए नॉट। और यहाँ से एक्स बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी टोटल इंटू वाई बी बाय पी बी नॉट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो क्या रिलेशन आ जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 करोगे तो यहाँ से पी टी कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली देखो, यहाँ पे अगर लिखना चाहें डायरेक्टली हम लिख रहे हैं रिलेशन, तो ये देखो आ जाएगा 1 बाय पी टोटल इज इक्वल टू वाई ए बाय पी ए नॉट प्लस वाई बी बाय पी बी नॉट। ये रिलेशन आ रहा है, देखो आ रहा है या नहीं। एक्स और एक्स बी इक्वल टू 1 पुट करोगे तो देखो इस फॉर्म में आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये चीज हम रिलेशन, ये रिलेशन डायरेक्ट याद रखना, मतलब इस फॉर्म में इसको यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 बाय पी टी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू वाई ए, वाई ए क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज डिवाइडेड बाय पी ए नॉट, मतलब प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, प्लस वाई बी बाय पी बी नॉट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन चलो यहाँ तक इसको लिखो, क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे इसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस से अच्छा खासा अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये बस ये देख लो, कहीं पे दिक्कत है इसमें डेरिवेशन में तो बताओ। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन अलग है और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अलग है। जो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है उसको एक्से से डिनोट कर रहे हैं, और वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड का तो वो वाई ए से डिनोट कर रहे हैं। दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ तक देख लो, कोई डाउट है। बोलो। हेलो, नो सर। जितना बताया अरविंद, डाउट है क्या। नो सर। चलो इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस आज हम लोग देख लिया, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ साथ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तुम लोग का उधर ऑर्गेनिक में ये कंप्लीट हो गया। ऑर्गेनिक में क्या क्या कंप्लीट हुआ है, नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म हो गया पूरा। यस सर, कंफर्मेशनल ऑप्टिकल भी हो गई। ऑप्टिकल भी हो गया, तो जीओसी भी स्टार्ट हो गया है क्या तुम लोग का। सर जीओसी स्टार्ट हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में
इंडक्टिव इफेक्ट हुआ है, मेसोमेरिक इफेक्ट हुआ है और रेजोनेंस इफेक्ट हुआ है और हम्म, बस अभी इतना ही हुआ है। ठीक है। तो तुम लोग का ये क्या एग्जाम ऑनलाइन ही होगा इस बार भी क्या? नहीं सर, हम लोग का फाइनल एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा ऐसा बोला जा रहा है। फाइनल एग्जाम ना? यस सर। उससे उससे पहले कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है स्कूल में? सर मंडे टेस्ट होता है, वो ऑनलाइन ही हो जाएगा। अच्छा। तो उन बहुत सारे स्कूल्स में तो बोला कि ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन में। सर क्लास मतलब 10 ऐसे 12 का प्री टेंथ बोर्ड ट्वेल्थ हो का तो रहा है चल ही रहा है। ऑफलाइन। 11th। हाँ, 10th 12th का प्री बोर्ड चल रहा है ऑफलाइन। 10th का ना? 9 से 12 तक मतलब बोला जा रहा है खुल जाएगा। हम्म, तुम लोग का भी तो ऐसे फाइनल एग्जाम तो ऑफलाइन ही होगा। फाइनल एग्जाम कब बताया गया, मार्च में? नहीं पता सर। ऑब्वियसली मार्च में ही होगा क्योंकि बोर्ड्स मार्च या अप्रैल भी जा सकता है, क्योंकि बोर्ड्स तो अब मई में शिफ्ट हो गया ना। तो तो सेशन काफी तो फिर भी अप्रैल में शुरू करना ही पड़ेगा स्कूल को, कि हम लोग के लिए थोड़ा डिले करेगा फिर बोर्ड्स को। हाँ, तुम लोग का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 11th का सेशन कैसे स्टार्ट होगा? हम लोग का होगा लेट से। हाँ, तो 12th का तो सेशन स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल में स्टार्ट कर देगा, तो मार्च में ऑब्वियसली तुम लोग का मार्च तक खत्म कर देगा। एक महीने का, वैसे पहले फरवरी में होता था ना तुम लोग का एग्जाम्स। यस सर। एक महीने का एक्सटेंशन दे सकता है, मार्च में कंडक्ट करेगा। तो अप्रैल से तो ऐसे भी सेशन स्टार्ट कर ही देगा, तुम लोग को डिले नहीं करेगा। लेकिन सर जिस स्पीड से भी पढ़ाया जा रहा है हमको लग रहा है फरवरी में ही हो जाएगा हम लोग का एनुअल एग्जाम। हाँ, फरवरी में भी किया जा सकता है, बट वही है कि प्रिपरेशन का टाइम दे सकता है, अगर जैसे कंसिडर करेगा तो वो डिपेंड करता है स्कूल वाले का, या फरवरी एंड से स्टार्ट करेगा, लास्ट वीक ऑफ फरवरी से। तो देखो, अब तो वो तो पता चल ही जाएगा कुछ दिन में। चलो ठीक है। बाकी चलो, ये हो गया ना? कोई कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? नो सर। हेलो। चलो फिर तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक, चलो, थैंक यू।